स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट भी कहा जाता है। आज हम पहले इसकी तलपट की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस को तलपट ही क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद इसको लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है और लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही फाइनल अकाउंट, जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उनको तैयार किया जाता है। लास्ट में हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो एक सीरीज होती है, जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के बाद वह ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में लिखी जाती है, जर्नल के बाद लेजर में लिखी जाती है और लेजर के जो भी बैलेंस आते हैं निकल के, लेजर के बैलेंस निकालने के बाद उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है, लेजर के जो बैलेंस निकाले जाते हैं उसकी एक सूची होती है। जो भी खाते आपने लेजर में लिखे हैं उन लेजर्स की एक सूची होती है ट्रायल बैलेंस, और जो भी आपने लेजर में बैलेंस निकाले सभी खातों के या सभी अकाउंट्स के, उनका सभी का एक बैलेंस लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब वह जो बैलेंस लिखा जाता है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट अमाउंट में लिखा जाता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को बनाने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका टोटल मेथड, जिसको योग विधि भी कहा जाता है। दूसरा मेथड होता है आपका बैलेंसिंग मेथड और तीसरा तरीका होता है आपका टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड। ये दोनों का ही कॉम्बो होता है, कंबाइंड होता है। तो टोटल मेथड जो कि इतना यूजफुल नहीं होता है क्योंकि इससे हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। सबसे ज़्यादा जो यूजफुल मेथड माना जाता है वो है बैलेंसिंग मेथड, और आज हम इसी मेथड को करने वाले हैं कि बैलेंसिंग मेथड के द्वारा तलपट या ट्रायल बैलेंस किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। उन 5 तरीके के अकाउंट्स को हमें पहचानना होता है। सबसे पहला अकाउंट होता है आपका असेट्स। असेट्स में आपकी मशीनरी आती है, कैश आता है, बैंक आता है, प्लांट आता है, लैंड आता है, फर्नीचर आता है। ये बहुत सारी असेट्स हैं जो 1 साल से ज़्यादा तक बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं। तो उन सभी को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। यानी कि रूल है कि असेट्स को आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के कॉलम में लिखना है, मतलब डेबिट साइड के कॉलम में उसकी अमाउंट को लिखना होता है। जो दूसरा अकाउंट है वो है आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस। जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड में ही लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं जो हमें डेबिट साइड में लिखने हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है लायबिलिटीज होती हैं। बिजनेस में कुछ लायबिलिटीज होती हैं जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सारी लायबिलिटीज कहलाती हैं और लायबिलिटीज को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इनकम एंड गेन्स। इनकम यानी कि कमीशन मिला या रेंट मिला, डिस्काउंट मिला, ये सारी इनकम्स और गेन्स होते हैं। ये सारे आपको क्रेडिट साइड में ही लिखने हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में। लास्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल एक सिंगल होता है। कैपिटल यानी कि पूंजी जो बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है, उस कैपिटल को हमें क्रेडिट साइड में ही लिखना होता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस अगर बनाना है तो ये 5 रूल्स आपको आने चाहिए। सारी असेट्स और एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड में लिखने हैं और लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। इनको मैंने अलग लिख दिया है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमें किस मद को या किस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर किस साइड में लिखना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और आसानी से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना भी आ जाएगा। एक एक अकाउंट को मैं बताऊंगा कि क्यों ये असेट्स है, क्यों ये खर्चा है, क्यों ये लायबिलिटी है, क्यों ये इनकम है, क्यों ये कैपिटल है। सारे अकाउंट्स के बारे में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एक साइड में मैंने क्वेश्चन लिया है और एक साइड में इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ इधर की साइड में मैंने इसका एक सॉल्यूशन बना दिया है। लेकिन हम सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस के कुछ अमाउंट्स दी हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ आपको खाते दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको देखना है परचेज है सबसे पहले, फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है, फिर उसके बाद सेल्स है
उसके बाद सेल्स रिटर्न इनवर्ड है, डेटर है, ये सारी आपके अकाउंट्स दिए हुए हैं। इन अकाउंट्स को हमें ट्रायल बैलेंस बनाते समय लिखना है कि कहाँ पर आपका अकाउंट ये जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की अमाउंट है आपकी 5,50,000, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि परचेज अकाउंट उन 5 अकाउंटों में से कौन सा अकाउंट है। परचेज करेंगे तो एक खर्चा होता है और खर्चे को हम डेबिट में लिखते हैं, तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट साइड में बैलेंस में लिखा जाएगा। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की बात करूंगा। तो फॉर्मेट में सबसे पहले अकाउंट्स नेम ऑफ अकाउंट आता है, इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपका नेम ऑफ अकाउंट लिखा है। सेकंड कॉलम आपका है एलएफ का, उसके बाद कॉलम है आपका डेबिट बैलेंस और उसके बाद कॉलम है आपका क्रेडिट बैलेंस। ये आपके 5 कॉलम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस को 5 कॉलम की मदद से बनाया जाता है। इन्हीं 5 कॉलम्स में आपको ये अमाउंट्स और अकाउंट्स के नाम लिखने हैं बस, और हमें ये चेक करना है कि इसका बैलेंस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, बस इतना ही करना होता है इसमें। अब नेक्स्ट है आपका रिटर्न आउटवर्ड। सबसे पहले समझिए रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर जाना, यानी कि वह वापसी जो बाहर जाती है। बाहर जाने वाली जो वापसी होती है वह आपकी परचेज रिटर्न होती है। जो आपने माल खरीदा है वो आपको बाहर वापस भेजना है, यानी कि उसको उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आया, कोई भी वजह हो सकती है, परचेज रिटर्न कहा जाता है आपका रिटर्न आउटवर्ड को। तो अगर आपने परचेज को डेबिट में लिखा था तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिख देंगे आप, इसका उल्टा होता है। इसी तरीके से सेल को एक होता है सेल और दूसरा होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स अगर आपने क्रेडिट में लिखी है तो सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल। सेल एक इनकम होती है, सेल करोगे तो आपको एक इनकम हो जाएगी, तो इनकम सारी आपकी क्रेडिट साइड में जाती है, तो आपको क्रेडिट साइड में वो बैलेंस लिख देना है। अगला नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अमाउंट है आपकी 20,000 रुपीज। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है वापसी, इनवर्ड का मतलब होता है जो हमने माल बेचा है वो इनवर्ड यानी कि अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है, जो आपने माल बेचा है वो वापस आ रहा है। तो सेल्स अगर मैंने क्रेडिट की थी 8,20,000 रुपए की, तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। अगले आइटम की तरफ चलते हैं। अगला आइटम है डेटर। देखिए डेटर वो व्यक्ति होता है जो हमें पैसे देता है, जिसने हमसे उधार माल खरीदा होता है, तो वो हमें पैसे देना है, मतलब वो हमें पैसे देगा, तो ये कंपनी का एक डेटर होता है, ये असेट्स मानी जाती है। तो 2,80,000 रुपये एक असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो हमने ये डेबिट बैलेंस के कॉलम में आपको ये दिखा देना है 2,80,000 रुपये। कैश इन हैंड एक असेट्स होती है, इसको भी हम असेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में ही लिख देंगे क्योंकि डेबिट के कॉलम में ही जाएगा ये। प्लांट एंड मशीनरी भी एक असेट्स है, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 रुपये की असेट साइड में ही लिखी जाएगी, डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूरी एक खर्चा होता है बिजनेस के लिए, और सारे खर्चे आपके डेबिट किए जाते हैं, तो डेबिट साइड में 30,000 रुपये वेजेस में लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए माल निकालना या पैसे निकालना। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला है, पैसे निकालना है, इससे कैपिटल कम हो जाती है, और जब भी कैपिटल कम होती है तो वो एक तरीके का हमारा लॉस होता है या खर्चा होता है, तो सारे खर्चे आपके डेबिट साइड में ही आते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर एक असेट्स होती है, फर्नीचर एक असेट्स होती है, इसलिए फर्नीचर को हम असेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। फर्नीचर मतलब जो भी हमारे जो हमारी संस्था है या जो हमारा बिजनेस है उसमें जो भी फर्नीचर वगैरह आया होता है उसको हम असेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से लिया गया एक तरीके का लोन होता है, ये भी एक लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए 32,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट के क्रेडिट साइड में आप दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका कमीशन रिसीव्ड। अगर आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो वो एक इनकम हो गई आपकी, और सारी इनकम आपकी क्रेडिट की जाती है, तो 10,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड में लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड। रेंट पेड क्या है? तो एक खर्चा है बिजनेस के लिए और सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड में आप 7,000 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है जो प्रॉफिट से बनाई जाती है, तो जनरल रिजर्व एक तरीके की वो लायबिलिटी है जो कभी भी आ सकती है हमारे सामने, तो एक लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है वो भी एक खर्चा ही है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है खर्चा है ये, और सारे खर्चे आपके डेबिट साइड में ही आ जाएंगे 25,000 रुपीज़।
नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को सही से समझेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चा जो आपने किसी को एडवांस में दिया है। तो वो खर्चा जो आपने किसी को एडवांस में दिया है लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ है, तो सारे के सारे खर्चे आपके एडवांस दिए जाने वाले, एक तरीके का पैसा आपके पास, आपका जो पैसा है वो दूसरे के पास जमा है लेकिन अभी तक उसने अभी आपका काम नहीं किया है, तो वो आपकी एक संपत्ति कहलाती है, असेट्स कहलाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक असेट्स होता है, इसलिए असेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा किसी देनदार द्वारा या किसी डेटर द्वारा पैसा ना देना। किसी भी वजह से हो सकता है कि कभी कभी होता है कि डेटर जो होते हैं पैसा चुकाने में असमर्थ होते हैं, वो चुका नहीं पाते, तो वो पैसा मर जाता है एक तरीके से। तो जो बैड डेट्स है वो हमारी एक तरीके का लॉस है, तो लॉस भी हमारी डेबिट साइड में ही आते हैं। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, ये वो व्यक्ति होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा था और हमसे वो पैसे लेने वाला है, तो इसका क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे क्योंकि एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये भी एक खर्चा हो गया और सारे खर्चे डेबिट में लिखे जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड के कॉलम में ही लिख देंगे। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का क्या मीनिंग होता है? अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है और हमने उस पर बिल लिखा है तो उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल रिसीवेबल की अमाउंट जो है वो एक बार हमको रिसीव होनी है, यानी कि आगे जाके हमें वो पैसा मिलना है, तो बिल रिसीवेबल हमारी एक संपत्ति होती है। अगला है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी एक संपत्ति है, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो भी एक संपत्ति होती है, तो 25,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक आपके डेबिट साइड में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग होता है आपने ढुलाई पे दिया है। ढुलाई का मतलब होता है एक तरीके का, हमने कोई माल खरीदा होगा और आपने उसकी ढुलाई करवाई, तो एक खर्चा हो गया, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, 5,000 रुपये डेबिट में आ जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है आपने कोई माल सेल करा है और सेल करते टाइम पर आपने उसकी ढुलाई करवाई है, तो ढुलाई करवाते टाइम पर जो भी खर्चा होगा वो भी खर्चा ही कहलाता है, तो कैरेज आउटवर्ड भी आपका खर्चा ही कहलाएगा, इसलिए ये भी डेबिट साइड में ही आएगा। सारे खर्चे डेबिट साइड में ही आते हैं। बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है? अगर आपने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है और वो आप पर बिल लिखता है, एक ना एक दिन आपको वह पेमेंट करना है 30,000 रुपये का, तो वह बिल पेबल कहलाता है, तो इसका पेमेंट आपको करना है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक लोन आपका 10,000 रुपीज़ का है। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो भी एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी सारी क्रेडिट में लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों में, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, दोनों ही साइड में आपने अमाउंट्स को लिख लिया है। हम क्या करेंगे अब? डेबिट साइड के टोटल कॉलम को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल कॉलम को ऐड करेंगे, और दोनों ही कॉलम्स को ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो सिमिलर आनी चाहिए, मतलब सेम टू सेम आनी चाहिए, बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। अगर आपका बैलेंस मैच कर गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके खातों में, आपके लेजर में, आपकी जनरल एंट्री में किसी भी प्रकार की गणितीय अशुद्धता नहीं है, सभी अकाउंट्स को सही तरीके से बनाया गया है, ये इस बात का सूचक होता है। बट अगर आपकी क्रेडिट साइड या डेबिट साइड का कोई बैलेंस मैच ना करे, कभी होता है कि हमारी डेबिट साइड का बैलेंस मैच नहीं करता है, या क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आता है, तो जिस साइड का बैलेंस कम आ रहा है वहाँ पर उतनी अमाउंट आप लिख देंगे जितनी अमाउंट कम आ रही है, और वो आपका सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट लिखना है और डेबिट के कॉलम में उतनी अमाउंट लिखनी है जितनी अमाउंट कम आ रही है। ये तब होगा जब हमने सारी कोशिश करने के बाद भी कोई हमारी गलती पकड़ में नहीं आ रही है, हमने सारे अकाउंट्स को चेक कर लिया है लेकिन फिर भी हमें कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, तब हम उस कॉलम में जिस साइड में हमारा बैलेंस कम आ रहा है उसमें सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और सस्पेंस अकाउंट खोल के उतनी अमाउंट उस डेबिट के कॉलम में या क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे जितनी कम आई है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज ट्रायल बैलेंस समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।